तो आज हम शुरू करेंगे अपना 5th चैप्टर। क्या शुरू करेंगे? 5th यूनिट शुरू करेंगे। कौन सी? 5th यूनिट, क्लास 11th की। और यूनिट है हमारी मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। ठीक है, क्या है चैप्टर? मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, ठीक है, क्लियर है। वीडियो बन रहे तो ये मत सोचना कि तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना हो बीच में तो ना पूछो, ठीक है ना, बस नॉर्मल चलेगा सब कुछ, ठीक है, जैसे नॉर्मल हम पढ़ते हैं डेली। ये मत सोचना कि वीडियो डिस्टर्ब हो जाएगी बीच में कुछ पूछेंगे तो। माइक मेरी ही तरफ है, अगर आवाज़ आई भी तुम्हारी तो आएगी भी नहीं, अगर तुम कुछ पूछोगे भी। इंक कहाँ पे है, दिख रही है कहीं? कहाँ पे? जाओ लेके आओ ये बच्चा। चलो देखो, तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे फिर हमारे पास आता है इस चैप्टर का। चैप्टर है जैसे मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। और फर्स्ट टॉपिक इसका जो हमारे पास आता है दैट इज कंसेप्ट ऑफ सिस्टम। के सिस्टम किसे बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सिस्टम बेसिकली, ठीक है, उसके बाद ही हम आगे की बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि सिस्टम किसे बोलते हैं, क्या होता है भाई सिस्टम। आप अपनी डेली लाइफ में भी कई तरह के सिस्टम देखते हो, ठीक है। आपको कोई सामान खरीदना है, कहाँ से खरीद के लाते हो? दुकान से। दुकान कहाँ है? मार्केट में। मार्केट क्या है? एक तरह का सिस्टम है ना, जिसमें बहुत सारी दुकानें हैं अलग अलग, ठीक है। तो ऐसे ही फिजिक्स में भी अगर हम बात करें सिस्टम की तो इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। सिस्टम बेसिकली क्या है? एक कलेक्शन है, जैसे मार्केट कलेक्शन है ना दुकानों का, सिस्टम भी एक कलेक्शन है पार्टिकल्स का। किसका? पार्टिकल्स का, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिस्टम। तो सिस्टम की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो यही बनती है कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स दैट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है, क्लियर है। तो सिस्टम किसे बोलते हैं? इट इज, सिस्टम क्या है? एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, विच इंटरेक्ट विद ईच अदर, मतलब जो एक दूसरे पे फोर्स लगा के एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं उनके सिस्टम को क्या कहा जाता है? पार्टिकल्स कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। और जो फोर्सेस ये पार्टिकल्स एक दूसरे पे लगाते हैं, इन फोर्सेस को बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्सेस। एक दूसरे पे जो ये फोर्सेस लगा रहे हैं दे आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। हम मान सकते हैं कि लगभग जितनी भी बॉडीज हमारी चारों तरफ हैं वो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ही हैं। अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये मार्कर भी क्या है? एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े, जिससे क्या बन गया? ये सिस्टम बन गया, एक मार्कर बन गया। और वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं नहीं, तभी तो बंधा हुआ है। अगर मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाना बंद कर दें एक दूसरे पे, इंटरेक्ट करना बंद कर दें तो क्या होगा? वो तो दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, मार्कर दिखेगा ही नहीं, फिर हमें गायब हो जाएगा क्योंकि इसके पार्टिकल दूर दूर हो गए, ठीक है ना। तो समझ पा रहे हो उस चीज़ को? तो सिस्टम समझ में आ गया सबको, जो बहुत सारे पार्टिकल्स से बना हो और पार्टिकल्स क्या लगा रहे हों? एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हों, इंटरेक्ट कर रहे हों एक दूसरे के साथ, और जो फोर्स वो लगा रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल फोर्सेस। क्या बोलेंगे उसको? इंटरनल फोर्सेस बोलेंगे, ठीक है। और जो ये इंटरनल फोर्सेस पार्टिकल्स लगाते हैं ये हमेशा पेयर्स में लगती हैं। कैसे लगती हैं? पेयर्स। पेयर्स का मतलब है इक्वल और अपोजिट, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पे फोर्स लगा रहा तो दूसरा भी पहले पे फोर्स लगा रहा,
ठीक है, कि मान लिया ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, इसके अंदर ये बहुत सारे पार्टिकल्स, तो ये पार्टिकल्स मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। इसके अलावा ये पार्टिकल्स एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्सेस, और ये फोर्सेस कैसी होंगी, इक्वल और अपोजिट पेयर्स में होंगी। समझ गए? तो सिस्टम क्लियर है सबको, सिस्टम क्या है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि फोर्सेस क्योंकि इक्वल और अपोजिट है तो ये इनका नेट इफेक्ट सिस्टम पे क्या रहता है, ज़ीरो रहता है, कैंसिल कर देती है एक दूसरे को। इनकी वजह से हमारा पूरा ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। जैसे मान लिया ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं। इस वजह से उन फोर्सेस का नेट इफेक्ट इस मार्कर पे जीरो है। ऐसा तो नहीं होता ना कि मेरे हाथ में मार्कर रखा हुआ है, मैंने बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगाई इस पर। बाहर से लगाने का मतलब एक्सटर्नल फोर्स। जितनी भी फोर्सेस इस टाइम इसमें लग रही हैं वो सारी फोर्सेस कैसी हैं, इंटरनल फोर्स। तो उन इंटरनल फोर्सेस की वजह से क्या मार्कर इधर से इधर घिसका, अपने आप इधर से कहीं और गया नहीं गया। तो इसका मतलब क्या है, वो फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसिल। तभी नहीं हिलता ना कोई भी चीज़ है। ये बोर्ड है, इस बोर्ड ये बोर्ड भी पार्टिकल से बना है, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्सेस भी लगा रहे हैं, लेकिन उन सभी फोर्सेस की वजह से ये क्या बोर्ड ये मूव कर रहा है, नहीं। तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से कोई चीज़ मूव नहीं करती, क्योंकि वो फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, वो इक्विलिब्रियम में होती हैं। ऑब्जेक्ट मूव तभी करता है जब उस पर क्या लगे, एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से। ये मार्कर है यहाँ रखा है, ये मूव कब करेगा, जब इस पे बाहर से फोर्स लगाई जाए। अगर मैं इस मार्कर पे ऐसे बाहर से फोर्स लगा दूं तो हिल के यहाँ से यहाँ चला जाएगा, क्योंकि फोर्स अंदर से नहीं लगी, फोर्स कहाँ से लगी है, बाहर से लगी है। समझ गए? तो क्लियर है सिस्टम क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन इस चैप्टर की हमारे पास आती है, रिजिड बॉडी। तो आज ये बेसिक से डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आती है हमारे पास डेफिनेशन सिस्टम के बाद रिजिड बॉडी के। रिजिड बॉडी किसे बोलते हैं, व्हाट इज रिजिड बॉडी बेसिकली, ठीक है। रिजिड, ठीक है, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसे बोला जाता है, एक ऐसी बॉडी जिसका जो डायमेंशंस हैं वो कभी चेंज ना हो फोर्स अप्लाई करने से, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। समझ गए कि द बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी क्या है, कि ए बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज, ठीक है ना, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है ना। कि अगर किसी बॉडी पे बाहर से कोई फोर्स लगे और वो अपनी शेप को बिल्कुल भी चेंज ना करे तो हम क्या बोलते हैं कि वो बॉडी जो है वो किस में है, वो बॉडी कैसी बॉडी है, रिजिड बॉडी है, ठीक है। बिल्कुल भी शेप और साइज चेंज ना करे तो उसे बोला जाएगा रिजिड बॉडी, ठीक है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट इलास्टिक परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है ना। देयर इज नो आइडियल रिजिड बॉडी इन यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में कोई भी रिजिड बॉडी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हर चीज़ चाहे थोड़ा ही बहुत लेकिन अपनी शेप चेंज करती ज़रूर है। अब आप कहोगे कि जी बहुत चीज़ें हैं जो शेप चेंज नहीं करती, वो ऐसा लगता है आपको कि शेप चेंज नहीं करती, लेकिन कुछ हद तक वो करती हैं। अब आप कहोगे जी पत्थर है, पत्थर पे फोर्स लगाओ जी, पत्थर तो शेप चेंज नहीं करता, तो पत्थर तो फिर परफेक्ट रिजिड बॉडी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, जो पत्थर है वो भी कुछ हद तक, मतलब बिल्कुल पॉइंट्स में, मतलब जिसको हम मेज़र ना कर सकें, ना के बराबर अपनी शेप को चेंज करता है जब उस पर क्या लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है। इसलिए उसको परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं बोलेंगे, परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नियरली रिजिड बॉडी। क्या बोलेंगे, नियरली। तो किसी भी बॉडी को परफेक्टली रिजिड बॉडी या आइडियल रिजिड बॉडी नहीं कहा जाता। जब भी हम इस तरह की किसी बॉडी की बात करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, नियरली रिजिड बॉडी, कि जो नियरली रिजिड है, मतलब जो हार्ड है। समझ गए रिजिड बॉडी क्या होता है। अब नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे
मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, कि रिजिड बॉडी में कौन कौन सा मोशन हमें देखने को मिलता है। अब रिजिड बॉडी की एक और ख़ास बात है कि शेप और साइज तो चेंज करती नहीं। जैसे मान ले ये कोई रिजिड बॉडी है, कैसी बॉडी है ये? रिजिड बॉडी। अभी हमने पढ़ा कि रिजिड बॉडी तो भाई अपनी शेप चेंज नहीं करती। इसके अलावा यहाँ वो शेप क्यों नहीं चेंज कर रही? आप इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि अगर हम माने कि रिजिड बॉडी है, पता नहीं कितने पार्टिकल से मिलके बनी है, अगर मैं इस रिजिड बॉडी पे कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल सेलेक्ट कर लूँ, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट सी, ठीक है, और इन पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस देखूँ तो ये डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसके पार्टिकल्स की, जिसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है? फिक्स। क्योंकि अगर पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस फिक्स रहेगी तो ऑटोमेटिक सी बात है वो शेप ही नहीं चेंज करेगी, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? चलो अब हम डिस्कस करेंगे इसी रिजिड बॉडी का मोशन, कि अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है तो किस किस तरह का मोशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, कि एक रिजिड बॉडी कैसा कैसा मोशन हमें दिखाती है। मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, के जब रिजिड बॉडी मूव करती है तो किस किस तरीके से मूव कर सकती है। तो 3 तरह के मोशन होते हैं, 1 बाय 1 सबको डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहला जो मोशन आता है दैट इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। कैसा मोशन? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या है? नाम से ही पता लग रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? इसमें ट्रांसलेशन आ रहा है ना। ट्रांसलेटरी मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में चलता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होगा? जिसमें रिजिड बॉडी, ठीक है ना, क्लियर है। एक रिजिड बॉडी कैसे चलेगी? एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी, रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो करेगी, तो उसे बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर है? हाँ भी समझ गए। या आप इसको इस तरह से भी बता सकते हो कि अगर कोई रिजिड बॉडी ऐसा मोशन शो करे कि उसके पार्टिकल्स, सारे के सारे पार्टिकल्स सेम लीनियर वेलोसिटी से चल रहे हों, तो हम बोलते हैं कि वो ट्रांसलेशनल मोशन में है। मतलब देखो कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि सपोज ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे ब्लॉक रखा है। क्या रखा है? ये ब्लॉक। अब ये तो पता नहीं कितने पार्टिकल से बना है ना। हर चीज़ बहुत सारे पार्टिकल से बनी है, तुम भी पता नहीं कितने पार्टिकल से बने हो। तो इस पर अगर मैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया ए, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया बी, और एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया सी, और मान लिया ये जो बॉडी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ, पूरी की पूरी बॉडी v वेलोसिटी के साथ इधर जा रही है x डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं इसके मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कब बोलूँगा? कि अगर पूरी बॉडी की वेलोसिटी इस टाइम पे v है तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब की वेलोसिटी भी कितनी होनी चाहिए? v ही होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है कि कोई बॉडी मोशन में है और उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं जिनसे वो बनी है, और उन सभी पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल हो किसके? पूरी बॉडी की जो वेलोसिटी है। और इसके अलावा सभी पार्टिकल एक दूसरे के कैसे मूव कर रहे हों? पैरेलल। अगर आप ध्यान से देखो, ये बॉडी मान लिया मूव करके यहाँ से यहाँ आ गई, पॉइंट ए कहाँ पहुँच गया? देखो ऐसे गया पॉइंट स्ट्रेट लाइन में, पॉइंट बी ऐसे गया स्ट्रेट लाइन में, पॉइंट सी ऐसे गया स्ट्रेट। तो एक दूसरे के कैसे मूव कर रहे? पैरेलल मूव कर रहे हैं। समझ गए? तो ऐसे मोशन को बोला जाता है ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है ना। क्लियर है डेफिनेशन? तो आप लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि द मोशन इन विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है ना। कि इस पर्टिकुलर मतलब जो बॉडी की वेलोसिटी होगी ना, जिस टाइम पे जितनी भी होगी उतनी ही उनकी होगी। मान लिया अगर ये वेलोसिटी चेंज हो जाती है बॉडी की, तो अल्टीमेटली इनके पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। कि इफ़ all the particles of the rigid body are moving
विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट नहीं कि इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए रिजिड बॉडी आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द बॉडी, एज दैट ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी की वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से अगर सारे पार्टिकल चल रहे हों तो उसका मोशन कैसा होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा। और एक दूसरे के कैसे चल रहे होंगे, पैरेलल चल रहे होंगे। किसी को कोई डाउट यहाँ तक ट्रांसलेशनल मोशन में भी आगे समझ में? चलो इसको मिटा देते हैं, सेकंड मोशन डिस्कस करते हैं। सेकंड मोशन आता है रोटेशनल मोशन। क्या आता है सेकंड मोशन? रोटेशनल मोशन। इसे बोलेंगे हम प्योर रोटेशनल मोशन, मतलब अभी सिर्फ प्योर मोशन की बात हो रही है, तो प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन, रोटेशन का मतलब समझते हो, किसी चीज का गोल गोल घूमना, उसे क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। तो प्योर रोटेशनल मोशन क्या आएगा कि द मोशन इन विच द बॉडी मूव्ड अबाउट ए फिक्स्ड लाइन कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यही कह लो कि एक बॉडी है वो रिवॉल्व कर रही है एक फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अभी एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा कि द मोशन इन विच अ बॉडी revolve around a fixed axis। ठीक है ना, एक ऐसा मोशन जिसमें कोई बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग क्या करे, रिवॉल्व करे, अलोंग ए अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस फिक्स्ड एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो ऐसे मोशन को क्या कहा जाएगा, रोटेशनल मोशन कहा जाएगा। एग्जाम्पल दे सकते हो रोटेशनल मोशन का? हाँ विमान सिंह, एग्जाम्पल दे रोटेशनल मोशन का। फैन है ना, तो जैसे मान सिंह ने बताया इलेक्ट्रिकल फैन, जो फैन है उसका जो मोशन है वो किसका एग्जाम्पल है, प्योर रोटेशनल। क्यों? क्योंकि अगर आप फैन को ध्यान से देखो तो वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करता है। अगर मैं ये फैन बनाऊं, ठीक है, ये फैन है जो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर मैं फैन का एग्जांपल लेता हूं तो एक पर्टिकुलर एक्सिस किसके अलोंग रोटेट कर रहा है, इसके अलोंग। इसे क्या बोलेंगे, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये फिक्स है, ये तुम्हारी छत में फिक्स होता है ना, एक ही जगह मूव तो नहीं करता ना, ये तो नहीं चलता कहीं पे भी या घूमता हो, ये एक ही जगह रहता है ना एक्सिस, तो उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर किसी रिजिड बॉडी में वो बॉडी अपने एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग, जिसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके अलोंग रिवॉल्व कर रही हो, तो ऐसा मोशन कहलाता है प्योर रोटेशनल मोशन। अब प्योर रोटेशनल मोशन की खासियत क्या है, ज़रा ये भी देख लो। जैसे हमने प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की पढ़ी थी कि उसमें सभी पार्टिकल्स सेम लीनियर स्पीड से चलते हैं, सेम लीनियर वेलोसिटी से चलते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, मान लिया ये कोई बॉडी है और ये क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो ये कौन से मोशन में है, रोटेशनल। ये इसका है एक्सिस ऑफ रोटेशन, पॉइंट ओ से निकल रहा है, मतलब ऐसे समझ गए। इस टाइम ये जो मार्कर है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अलोंग हमारी बॉडी क्या कर रही है, रोटेट के। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है तुम्हारी, ठीक है, ये मार्कर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके अलोंग ये ऐसे क्या कर रही है, रिवॉल्व। ठीक है, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो ये रोटेशनल मोशन हुआ। तो जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन शो करती है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन हो गया ना। अब आपने सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से, है ना। किसके इक्वल होती थी एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, अभी ये पॉइंट ए पे है, कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद ये पॉइंट बी पे चला गया, ठीक है। तो इसने जो एंगल कवर किया, इसने जो
एंगल कवर किया, ये एंगल कहलाएगा इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? ठीक है, ये एंगल कहलाएगा इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सही है। तो कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुई, कितने टाइम में, वो होगी उसकी एंगुलर वेलोसिटी, जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रोटेशनल मोशन में एक चीज़ ध्यान रखना है, रोटेशनल मोशन में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, मान लीजिए जो बॉडी है ना, इस टाइम पे एट एनी इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसकी अभी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, सपोज ओमेगा। कितनी है इसकी अभी एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा। तो इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होंगे बॉडी के ऊपर, ठीक है, कितने मर्जी ले लो, जितने भी पार्टिकल्स इस बॉडी पे होंगे सभी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी, ओमेगा। मतलब ये जो पार्टिकल है बी, ये भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा होगा सर्कल में इसी के साथ साथ, क्योंकि देखो बॉडी घूमेगी तो बी पॉइंट भी तो घूमेगा ना। पॉइंट ए अगर मैं देखूं तो ये जो ए पे है जो पार्टिकल, ये भी कैसे घूम रहा है? सर्कुलर मोशन में। तो इसका मतलब जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर, वो सभी पार्टिकल्स क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन में घूमते हैं, और उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी से घूमते हैं जितनी वेलोसिटी से बॉडी घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी से। लेकिन यहाँ फ़र्क किस चीज़ में आ जाता है? लीनियर वेलोसिटी में। किसमें? लीनियर वेलोसिटी में। जब भी रोटेशनल मोशन होगा एंगुलर वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट, लेकिन चेंज क्या होगा? चेंज होगी लीनियर वेलोसिटी। क्या चेंज होगी? लीनियर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है कि मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, सर्कल में घूम रहा है ऐसे, ठीक है, क्या घूम रहा है सर्कल में? एक ऑब्जेक्ट। किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल ली, मैंने मान लिया इस सर्कल में यहाँ पॉइंट मान लिया एक पी, और मुझे कहा गया है इस पॉइंट पी पे बताओ इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? इस पॉइंट पे मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा? टेंजेंट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में होता है तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकलती है? उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करते हैं हम? टेंजेंट। अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे इधर आएगी डायरेक्शन वेलोसिटी की, यहाँ पे है तो इधर आएगी। समझ रहे हो? इसे लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं कि कितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने टाइम में। समझ गए? तो जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग होगी। को जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज़्यादा दूर होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जो पार्टिकल बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी? ज़ीरो। कितनी होगी? ज़ीरो। क्यों होगी ज़ीरो? और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे एंगुलर लीनियर स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे अगर मैं तुम्हें पूछूं पॉइंट ए पे जो पार्टिकल है और पॉइंट बी पे जो पार्टिकल है, दोनों में से किसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा है? बी की ज़्यादा है। क्यों? बी सेंटर से ज़्यादा दूर है। अगर मैं पूछूं पॉइंट ए पे जो पार्टिकल और पॉइंट बी पे जो पार्टिकल है, दोनों में से किसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है? अच्छा, किसकी ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी दोनों में से? हाँ भी देवियों, सबकी सेम है। एक ही बच्चा है, पढ़ने लगता है आज। तो अभी तो बता के हटा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है? सेम रहती है। तो यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पे क्या रहने वाली है? एंगुलर वेलोसिटी सेम रहने वाली है। सिर्फ यहाँ पे अलग होगी, मतलब सिर्फ लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। मतलब मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पॉइंट ए, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द होल ऑब्जेक्ट। ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर है ये चीज़? समझ गए? अब ऐसा क्यों है? पॉइंट बी पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी पॉइंट ए पे जो पार्टिकल है उससे ज़्यादा क्यों है? उसका लॉजिक है, उसका रीज़न है, जो हमने सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। हमने पढ़ा है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। क्या रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। और यहीं पे इस क्वेश्चन का आंसर है। आप देख सकते हो ओमेगा तो कांस्टेंट है, लेकिन आर तो वेरिएबल है ना इन पॉइंट्स के लिए। आर जितना ज़्यादा होगा लीनियर वेलोसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आर क्या है? सेंट्रल जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे डिस्टेंस। आप देखो पॉइंट ए की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस इतनी, पॉइंट बी की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस इतनी, तो पॉइंट बी की डिस्टेंस ज़्यादा है, इसीलिए पॉइंट बी की लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा है।
लेकिन अगर मैं सेंटर पे ले लूँ पॉइंट, सेंटर पे लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि वहाँ पे रेडियस कितनी है? 0 है। हाँ भी, प्योर रोटेशनल मोशन आगे सबको समझ में। इसके बाद आता है आपके पास प्योर, मतलब अब आता है कॉम्बिनेशन। क्या आता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा कि रिजिड बॉडी कैसा मोशन शो करती है? ट्रांसलेशनल मोशन। ये फिर हमने पढ़ा कि बॉडी क्या शो करती है? रोटेशनल मोशन। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कि बॉडी क्या शो करती है, कर सकती है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, मतलब ये वाला मोशन। ये ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशन, आगे भी जा रही है और घूम भी रही है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? जैसे आपने एक पहिया लिया, पहिए को छोड़ दिया, पहिए का मोशन कैसा मोशन है? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन। पहिया आगे भी जाएगा और गोल गोल भी घूमेगा। समझ गए? तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। तो नेक्स्ट मोशन यही आता है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। थर्ड टाइप ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन के मतलब बॉडी रोटेट भी कर रही और आगे की तरफ भी बढ़ रही, तो इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। इसकी तो इंक खत्म होगी। चलो देखो, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन ये देखेंगे। अब ये कैसे हो सकता है मोशन पॉसिबल? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल कैसे हो सकता है? अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है। इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। अगर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही थी लेकिन उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है एक जगह पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन लीनियर मोशन में है, तो उसके बाद दोनों तरह के मोशन हो जाएंगे, रोटेशनल प्लस। जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल दूँ, अभी इस पंखे के पास सिर्फ क्या है? रोटेशनल मोशन। क्यों? क्योंकि इस पंखे का जो एक्सिस है वो फिक्स है। लेकिन अगर इस पंखे को मैं अपने हाथ से पकड़ लूँ, पंखे को क्या पकड़ूँ? इसकी डंडी को यहाँ से ऊपर से हाथ से पकड़ लूँ, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को, और ऐसे चलने लग जाऊँ, तो इसका मोशन कैसे हो जाएगा? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन। पंखा घूमेगा भी और आगे भी जाएगा। समझ गए? या तुम ये देख सकते हो कोई पहिया, जब कोई व्हील चलता है, पहिया चलता है, तो कैसे चलता है? मान लिया पहिया है जो रोटेशनल मोशन में, अब रोटेशनल मोशन भी है इसमें, लेकिन साथ में ट्रांसलेशनल मोशन भी है, क्योंकि जब ये घूमेगा ये तो आगे ऐसे गोल गोल घूमेगा और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। तो इसके पास इसका फिक्स नहीं है, एक ही जगह तो नहीं है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है। ऐसे समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो जब किसी पहिए को रिवॉल्व कराते हैं, किसी सिलेंडर को रिवॉल्व कराते हैं, ऐसे घुमाते हैं इस तरह से, तो उसका मोशन कैसे हो जाता है? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। तो जैसे मार्कर अगर मैं यहाँ से छोड़ दूँ तो इसके बाद दो तरह का मोशन हो जाएगा, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन। देखो, रोटेट भी कर रहा, ट्रांसलेट भी कर रहा, रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे बॉल होगी, गोल गोल भी घूमती है और आगे भी जाती है। ठीक है, तो क्लियर है भाई मोशन के टाइप तीनों? हाँ भी, सबको आगे समझ में? किसी को कुछ पूछना हो? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मास। तो देखो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेंटर ऑफ मास। क्या होता है भाई सेंटर ऑफ मास? ठीक है ना, कि किसी भी बॉडी पे वो पॉइंट
जहाँ उस बॉडी का एंटायर मास हम मान सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा कि सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या बनती है कि इट इज दैट पॉइंट ऑन द बॉडी एट विच इट्स होल मास is supposed to be concentrated, कि किसी बॉडी के ऊपर वो पॉइंट जहाँ उसका पूरा एंटायर मास समझते हो, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी, तो किसी भी बॉडी के ऊपर वो पॉइंट जहाँ उसका एंटायर मास हम ये मान के चलते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मार्कर है, इसका भी सेंटर ऑफ मास है। वो सेंटर ऑफ मास क्या है, जहाँ मैं इस मार्कर को बैलेंस कर पाता हूँ। अगर मैं इस मार्कर को अपनी उंगलियों पे रखूँ तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, मेरी उंगलियों पे बैलेंस हो रहा है, गिर नहीं रहा कहीं पे भी। देखो हो रहा है ना, देखो इस उंगली पे बैलेंस यहाँ, तो जिस पॉइंट पे ये बैलेंस हो गया वो पॉइंट इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास। अगर मैं कहूँ कि मैं इसको इस पॉइंट पे बैलेंस कर लूँगा जी उंगली पे, यहाँ पे क्या ये बैलेंस हो जाएगा, छोड़ूंगा तो कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। यहाँ पे रख के करना चाहूँ बैलेंस तो भी नीचे गिरेगा। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ को कहीं को होएगा सेंटर, जहाँ से क्या हो सकता है, बैलेंस किया जा सकता है इस तरह से। ठीक है ना, तो बैलेंस पता लग गया सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जहाँ पे किसी बॉडी का पूरा मास हम सपोज कर लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब चाहे तो आप पूरी बॉडी पे फोर्स लगा लो, चाहे उसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा लो, एक ही बात है, एक ही जैसा जो है रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा। एंटायर बॉडी का जो मोशन होगा वही उसके सेंटर ऑफ मास का मोशन होगा। भले ही बॉडी के पार्टिकल्स का मोशन अलग अलग हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमेशा कैसा होता है, जैसा मतलब सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है ना, वो हमेशा जैसा हमारी एंटायर बॉडी का मोशन है ना, वैसा ही होता है। एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें कि जिसमें तुम्हें पता लगेगा कि कैसे सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो एंटायर बॉडी का जो मोशन है ना वैसा ही है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे हथौड़े का, थोर का हथौड़ा, अवेंजर मूवी में थोर है ना, उसका हथौड़ा। तो सपोज़ मेरे पास एक हथौड़ा था थोर का, वो मुझे मिल गया, मैंने हथौड़ा उठा लिया क्योंकि मेरे अंदर ताकत थी हथौड़े को उठाने की, है ना, हर कोई नहीं उठा सकता ना, तो मैंने उठा लिया। ठीक है, तो मैंने उसको पकड़ के ऐसे फेंक दिया और मैंने कुछ इस तरह से फेंका कि वो गोल गोल घूमता हो गया। देखो जैसे मार्कर है ना, अगर मैं चाहूँ कि गोल गोल घूमे तो कैसे फेंक सकता हूँ, मैं इसके एक किनारे से पकड़ के ऐसे झटक के मारूंगा। ठीक है, तो ऐसे घूमता हुआ जाएगा ना, तो इस तरह से मैंने इसको फेंका और ये ऐसे घूमता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। मतलब ये दो तरह के मोशन शो कर रहा है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। अब हमें ये भी पता है कि जो हथौड़ा होता है, हैमर होता है, उसका ज़्यादातर मास इतने पोर्शन में होता है ना, ये तो लकड़ी का होता है ना हल्का सा, तो इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहीं को होगा, जहाँ ज़्यादा वजन है इसको उस साइड होता है ना सेंटर ऑफ मास, हमेशा जहाँ ज़्यादा मास होएगा उस एंड की तरफ सेंटर ऑफ मास होता है। तो क्योंकि ये एंड इसका बिल्कुल हल्का है तो हम मान के चलेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास ये है, ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास। अब जब मैंने इसको फेंका तो ये आगे भी जा रहा है, लेकिन साथ के साथ क्या शो कर रहा है, रोटेशनल मोशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, रोटेशनल मोशन। इस तरह से, ठीक है ना, घूम रहे ना, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो इसको, अगर तो मेरी एंटायर बॉडी कहाँ जा रही है, ऐसे सीधी जा रही है। तो अगर आप इसके सेंटर ऑफ मास को देखो तो ये भी कैसे जा रहा है, देखो सीधा ही जा रहा है ना, जहाँ बॉडी जा रही है। ये चीज़ आई समझ में। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा वो वाली डायरेक्शन शो करेगा जिसमें पूरी बॉडी जा रही है, बल्कि जबकि इस बॉडी के जो बाकी के पार्टिकल्स हैं वो तो अलग अलग तरह का मोशन शो कर रहे हैं ना। जैसे ये वाला पार्टिकल हो गया पॉइंट ए, ये रोटेशनल भी है, रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ सेंटर ऑफ मास है जो सीधा जा रहा है। कहाँ जा रहा है, सीधा जा रहा है। समझ गए।
क्लियर है? तो जब भी आप किसी बॉडी को ऐसे घुमा के फेंकते हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कभी रोटेट नहीं करता। इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है? सेंटर ऑफ मास हमेशा कैसे चलता है? ट्रांसलेटरी मोशन। ये चीज़ आई सबको समझ में? किसी को किसी तरह का कोई डाउट? हाँ पंडित जी आगे समझ में? तो अब हम सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये हम अब पढ़ेंगे। तो देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए 2 पार्टिकल सिस्टम। उधर से ना दूसरा मार्कर लेके आ, जितने सारे उठा ला, जो चलेगा उससे काम चला लेंगे, क्योंकि इंक तो नहीं लेनी पड़ेगी, खत्म होगी। ठीक है? तो यहाँ हमें दिया है, हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर किसका? सेंटर ऑफ मास का। किसके? 2 पार्टिकल के सिस्टम के। कि हमें एक 2 पार्टिकल्स का सिस्टम दिया है और हमें क्या निकालना है? उसका सेंटर ऑफ मास। तो कैसे निकाल लेंगे? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना है। अब पोजीशन वेक्टर सबको पता है, इसके लिए हम मान के चलेंगे कि सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। एक पार्टिकल तो यहाँ है पॉइंट ए पे, ठीक है, और एक पार्टिकल किसी टाइम पे पॉइंट बी पे है। मान लिया पॉइंट ए पे जो पार्टिकल है उसका मास है सपोज m1, पॉइंट बी पे जो पार्टिकल है उसका मास है m। ये हमारा ओरिजिन है। अगर मैं पॉइंट ए को ओरिजिन से मिला दूं तो ये जो लाइन बनती है इसे बोलते हैं, ये है r1। क्या है ये? r1। तो पोजीशन वेक्टर क्या है इसका? ये पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट ए। इसी तरह से अगर मैं इसको इससे मिला दूं, ये जो लाइन मुझे मिली ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। कि जब बी पॉइंट पे है मेरा पार्टिकल तब उसका पोजीशन वेक्टर। समझ गए? पोजीशन वेक्टर समझ गए क्या होता है? ओरिजिन से जोड़ने वाली लाइन। ये इसकी पोजीशन दिखा रही है, ये इसकी पोजीशन दिखा रही है। अब इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास कहाँ होएगा? पार्टिकल्स का। 2 पार्टिकल्स का अगर हमें सिस्टम दिया हो ना कभी, मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ 2 पार्टिकल। पहले तो हम निकाल लेंगे 2 पार्टिकल के लिए, फिर उसी को हम जनरलाइज्ड करके n पार्टिकल्स के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने 2 पार्टिकल का मानना है अभी। तो कभी भी अगर हमें 2 पार्टिकल्स दिए हों तो उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ लाई करता है? उनको जोड़ने वाली लाइन पे। इनको जोड़ने वाली जो लाइन है ना ए बी, यहीं पे कहीं क्या होगा? इनका सेंटर ऑफ मास होगा। वो डिपेंड करेगा दोनों पार्टिकल्स में से कौन भारी है, कौन किसका मास ज़्यादा है। अगर m1 ज़्यादा है तो m1 की तरफ को होएगा, अगर m2 ज़्यादा है तो m2 की तरफ को होएगा, और अगर दोनों मास इक्वल हैं तो सेंटर में होगा बिल्कुल। तो मैंने माना सपोज यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सपोज सेंटर ऑफ मास को। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो सपोज मैंने मान लिया कैपिटल R। यही मुझे निकालना है। क्या निकालना है मुझे? ये कैपिटल R निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे? बाकी की कहानी देखो। यहाँ तक समझ में आ गया? अब मैंने माना कि जो मेरा सिस्टम है 2 पार्टिकल्स का, इस पे ना बाहर, इस पे क्या, यहाँ इस पे क्या लग रही है? पार्टिकल्स पे फोर्सेस लग रही हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। क्योंकि हमने सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी ना अभी। सिस्टम क्या होता है? वो ग्रुप पार्टिकल्स का जो एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? इंटरनल फोर्सेज लगाते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 पे मान लिया फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है उसको। इस फोर्स को मैं नाम दूंगा F21, फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। ऐसे ही सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, इसको मैंने नाम दे दिया F12, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके अलावा सपोज इन पे बाहर से भी फोर्स लग रही है। बाहर से कौन कौन सी फोर्स लग रही है? मान लिया इस पे फोर्स लग रही है बाहर से F2, और इस पे बाहर से फोर्स लग रही है सपोज F1। ये हमारी कैसी फोर्सेस? एक्सटर्नल फोर्सेस। कैसी फोर्सेस हैं ये सब? हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इसका मतलब इन पार्टिकल्स पे बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस भी लग रही हैं और इंटरनल फोर्सेस भी लग रही हैं। समझ गए? तो इसका मतलब अगर मैं फोर्स निकालता हूँ
अलग से फोर्स ऑन पार्टिकल ए। क्या निकालता हूँ अगर मैं फोर्स ऑन पार्टिकल ए, तो पार्टिकल ए पे जो फोर्स होगी वो कितनी बनेगी, जो उस पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स है F1 ये वाली, प्लस जो लगने वाली इंटरनल फोर्स है F1 2, ऐसा मान लेंगे। ऐसे ही फोर्स ऑन पार्टिकल बी, पार्टिकल बी पे कितनी फोर्स है, जो F2 है प्लस F21, तो ये हमारी क्या है, फोर्सेस हैं जो इन पार्टिकल्स पे लग रही हैं। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। इसके अलावा फिर हम यहाँ यूज़ कर लेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। क्या यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, अब हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ कर लेंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ सबने पढ़ा है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगती है, कैसी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये पढ़ा है ना हमने, तो ये यहाँ पे यूज़ होएगा। ठीक है, ये जो फोर्स लगाई जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है F1 जो पार्टिकल ए पे लग रही थी वो किसके इक्वल होएगी, d/dt ऑफ P1। P1 क्या है यहाँ, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए। P1 की वैल्यू रख दो, मान लिया यहाँ पे जो पार्टिकल है ना उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है, कितनी है, v1, तो ये बन जाएगा d/dt ऑफ m इंटू v1। अब m एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे तो हमारे पास आएगा F1 इज इक्वल टू m इंटू dv1/dt, ये आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो F1 क्या आ गया, m इंटू dv1/dt, m1। ठीक है, इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, F2, इस पे लगने वाली जो फोर्स है F2 वो किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बनेगा d/dt ऑफ P2, P2 आ जाएगा m2 इंटू v2, m2 बाहर, तो F2 बन जाएगा m2 इंटू dv2/dt। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, एक्सटर्नल फोर्सेस आ गई। क्या आ गई, एक्सटर्नल फोर्सेस, एक ये और एक ये। क्लियर है। इसके अलावा तो यहाँ से फिर मेरी जो टोटल फोर्स लगेगी पूरे सिस्टम पे वो मैं निकाल सकता हूँ, टोटल फोर्स सिस्टम पे पूरे। सो टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम, तो यहाँ से टोटल फोर्स कितनी बचती है वही सिस्टम पे, एक तो ए पे जो लग रही है फोर्स एक्सटर्नल F1 प्लस इंटरनल F12। ठीक है, ये आएगा, हाँ अभी समझ में आ गया यहाँ तक। प्लस सेकंड पार्टिकल पे कितनी फोर्स लग रही है, F2 प्लस F21, यही होएगा ना टोटल फोर्स। और ये सारी की सारी जो फोर्स है इसको हम आगे सिंपलीफाई करेंगे। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये सारी की सारी फोर्स किसके इक्वल आएगी फर्दर, तुम देखो यहाँ F1 की वैल्यू रख दो। F1 कितना है देखो, अभी पढ़ा तुमने, m1 इंटू dv1/dt प्लस F12 कितना, एज इट इज लिख दो, प्लस F2 कितना, m2 इंटू dv2/dt प्लस ये इंटरनल फोर्स F21। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये इंटरनल फोर्सेज एक दूसरे के होते हैं, इक्वल और अपोजिट। मतलब जो फोर्स F12 है इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21, तो एक दूसरे को क्या करती हैं, कैंसिल करती हैं ना। क्या करती हैं, कैंसिल। मतलब जहाँ पे F12 है, ये F12, इस F12 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस के F21 रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ, माइनस F21। जैसे ही माइनस F21 रखूँगा तो F21 से F21 कैंसल, तो हमारे पास जो नेट फोर्स बनेगी बच्चा पार्टी वो कितनी बनेगी देखो। तो नेट फोर्स मेरे पास बची, ठीक है, इधर से ये कट गए, यहाँ से भी तो कट जाएंगे ना एक दूसरे के साथ। ये यहाँ भी तो मैं F12 की जगह क्या रख लूँगा, माइनस के F21, यहाँ भी कट जाएंगे। क्लियर है ये चीज़। तो मेरे पास इधर तो बचा न, यानी कि टोटल फोर्स मेरी सिंपली क्या होगी, सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल फोर्स लगती है वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं, जो बाहर से फोर्सेज लग रही है उन्हीं का सम, क्योंकि अंदर वाली तो एक दूसरे को कैंसिल किया कर दिया करती हैं।
तो ये सारा मेरा इक्वल आ गया m1 इंटू dv1 बाई डी टी प्लस m2 इंटू dv2 बाई डी टी। तो यहाँ से बनेगा जी ये f1 प्लस f2 इज इक्वल टू डी बाई डी टी कॉमन अंदर बचा m1v1 प्लस m2v2, ये बच गए। हाँ भाई यहाँ तक सबको समझ में आ गया। बस अब आगे इसको सिंपलीफाई करना है, वेलोसिटीज़ की वैल्यू रखनी है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r1, तो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ये बनेगा मेरे पास f1 प्लस f2 को मैं मान लूँगा f एक्सटर्नल, ये मेरी नेट फोर्स होगी f एक्सटर्नल इज इक्वल टू, इधर बनेगा d बाई डी टी ऑफ m1, v1 की जगह आ जाएगा dr1 बाई डी टी प्लस m2, v2 की जगह आ जाएगा dr2 बाई डी टी। अब ये d बाई डी टी सारा कहाँ निकाल लूँगा, बाहर कॉमन, तो f एक्सटर्नल मेरे पास आएगा, d बाई डी टी जब बाहर आएगा तो d बाई डी टी एक पहले से था बाहर, एक d बाई डी टी और बाहर आ गया, तो यहाँ पे बन गया डबल डेरिवेटिव। क्या बन गया यहाँ, डबल डेरिवेटिव। तो अंदर बच गया तुम्हारे पास m1 r1, इसका d बाई डी टी बाहर, प्लस इधर बच गया m2 r2, इसका भी d बाई डी टी बाहर। समझ गए। अब ये हमारी नेट फोर्स है किसके ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर, किसके ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर। तो इन अदर वर्ड्स में कह सकता हूँ ना कि पूरे सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल होगी, पूरे सिस्टम का मास इनटू पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन। हमने न्यूटन सेकंड लॉ में भी पढ़ा है ना, 9th में भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ा है +1 में। फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पूरे सिस्टम पे लगने वाली फोर्स क्या होगी, पूरे सिस्टम का मास मल्टीप्लाई बाय पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन। एंड फर्दर इट इज, एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये फर्दर बन गया पूरे सिस्टम का रेट की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv बाई डी टी, एक्सेलरेशन की वैल्यू रखनी। समझ गए। ये फर्दर बन जाएगा m इंटू डी बाई डी टी, यहाँ पे क्या है, ये वेलोसिटी है। फर्दर वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे वेलोसिटी के लिए जो पोजीशन वेक्टर लेंगे वो कौन सा लेंगे, सेंटर ऑफ मास वाला, क्योंकि इससे पहले हथौड़े वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया जहाँ पूरी बॉडी जाती है वहीं पे सेंटर ऑफ मास जाता है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है एक तरह से वो पूरी बॉडी को दिखा रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, हम कहते हैं ना कि पूरी फोर्स सेंटर ऑफ मास पे ही लग रही है, ऐसा लगता है हमें। तो एफ एक्सटर्नल क्या आ जाएगा, यहाँ से डी बाई डी टी भी बाहर निकाल लो, तो नेट एफ एक्सटर्नल फोर्स मेरे पास बन गई m इंटू डी स्केयर बाय डी टी स्केयर ऑफ r, वेयर r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये वाली वैल्यू इसकी कहाँ रख देंगे, यहाँ पे। यहाँ रखूँगा एफ एक्सटर्नल की वैल्यू, तो बनेगा m इंटू डी स्केयर r बाय डी टी स्केयर इज इक्वल टू डी स्केयर बाय डी टी स्केयर m1 r1 प्लस m2 r। ये m यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में। कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में। m क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, मास सिस्टम का कितना है, m1 प्लस m2। तो इस कैपिटल M की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, m1 प्लस m2 रख सकता हूँ या नहीं रख सकता, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये इधर मेरी इक्वेशन ये बन गई बस, अब डी स्केयर बाय डी टी स्केयर ऑफ r, और इधर ये बन गई। दोनों को अगर कंपेयर करूँ, यहाँ डी स्केयर बाय डी टी स्केयर के साथ क्या है r, यहाँ डी स्केयर बाय डी टी स्केयर के साथ क्या है, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास किसका पोजीशन वेक्टर आ गया, सेंटर ऑफ मास का। तो इसका मतलब अगर हमें दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो कैसे निकलेगा, उसके पोजीशन वेक्टर निकालना हो सेंटर ऑफ मास का, तो फर्स्ट पार्टिकल का मास इंटू फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर प्लस सेकंड पार्टिकल का मास इंटू सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अपॉन दोनों पार्टिकल्स का मास का सम m1 प्लस m2। क्लियर है ये चीज़। इसी तरह से आप n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको दिए हैं, जैसे इसमें तो दो ही दिए थे ना, मान लिया एक सिस्टम दिया है जिसमें कितने पार्टिकल्स हैं, देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल, सबके अपने अपने पोजीशन वेक्टर। इसका मास m1, इसका m2, इसका m3 अप टू सो ऑन, इस पार्टिकल का मास mn, इसका पोजीशन वेक्टर r1, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया r2 अप टू सो ऑन nth पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर rn।
और इसका अगर मुझे कोई बोल दे कि भाई सेंटर ऑफ मास निकाल लो, तो उसी फॉर्मूले को जनरलाइज कर लेंगे। क्या बनेगा? फर्स्ट पार्टिकल का मास, फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, सेकंड पार्टिकल का मास, सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, अप टू सो ऑन ऐसे करते चले जाएंगे। nth पार्टिकल का मास इंटू nth पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय सारे पार्टिकल्स का मास अप टू सो ऑन m। तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। क्या बन जाएगा ये? पोजीशन वेक्टर किसका? n पार्टिकल्स के सिस्टम का। तो ये था आज का टॉपिक। तो आज हमने क्या पढ़ा कि सिस्टम क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी का मोशन कितनी तरह का होता है, फिर हमने पढ़ा सेंटर ऑफ मास क्या है, उसकी खासियत और उसकी डेरिवेशन। कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, इसको पढ़ के आना।